हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र में हमने आज का जो सत्र है वो 12वां सत्र है, जिसमें आप जो है बस्ती के प्रकार पढ़ चुके थे। जल बस्ती, उसका दूसरा जो भाग है वो स्थल बस्ती यानी कि शुष्क बस्ती। महर्षि हिरण्य के अनुसार शुष्क बस्ती का अध्ययन करेंगे आज, समझेंगे उसको, उसकी व्याख्या को समझेंगे कि शुष्क बस्ती है क्या, शुष्क बस्ती कैसे की जाती है, कौन सी क्रिया विधि का उपयोग करते हैं, आखिर इन शुष्क बस्तियों का उपयोग महर्षि हिरण्य ने क्यों बताया, साधना के क्षेत्र के लिए या तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए या शरीर की शुद्धि के लिए। तो शुरू में ही जो राजा चंड कपाली हैं ये आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपको ये भूले ना कि जो है ये जो पूरा हिरण्य संहिता चल रही है वो राजा चंड कपाली के प्रश्न पे कि जो घटस्थ योग है, जो शरीर है, उस शरीर के माध्यम से जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका उत्तर महर्षि हिरण्य जो है राजा चंड कपाली को ये ज्ञान दे करके कर रहे हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप व्यवहारिक रूप में अपने सैद्धांतिक रूप से अपने चेतना में स्थिर कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, उसको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसका वो तत्व ज्ञान से संबंधित ही है। जितने भी भौतिक क्रियाएं हैं ये तत्व ज्ञान से संबंधित हैं। अगर आपको जब भी ऐसा कभी भूलने का अवसर भूल जाते हैं तो आप इसको ख्याल में रखा करिए कि ये जो ज्ञान है वो महर्षि हिरण्य और राजा चंड कपाली के बीच ही चल रहा है। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप इसके कंसेप्ट से लाइफ टाइम क्लियर रहेंगे, जीवन पर्यंत क्लियर रहेंगे। नहीं तो आपको नहीं पता चल पाएगा। उस कंसेप्ट को समझिए कि तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं और शरीर के अंतर्गत कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं वो महर्षि हिरण्य इस चीज़ में बता रहे हैं। ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और बार बार याद भी रखना है कि ये महर्षि हिरण्य जो है राजा चंड कपाली को तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। शरीर जो शरीरस्थ ज्ञान है, जो घट के द्वारा जो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है उसका ज्ञान दे रहे हैं। इतना आपको ख्याल हमेशा रहना चाहिए। जब भी आपको नया विषय हम प्रारंभ करते हैं तो ये हमेशा याद रखिए आप लोग कि इस जो पहले वाला जो भाग है, जो तत्वज्ञान की बात है राजा चंड कपाली और हिरण्य के बीच, उसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बार बार महर्षि हिरण्य उसका वर्णन नहीं करेंगे, शुरू में ही उन्होंने कर दिया है। तो इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपको जो भी पढ़ेंगे पूरा क्लियर होगा और लाइफ टाइम क्लियर रहेगा। पूरा हिरण्य संहिता जो है आपके मन मस्तिष्क में सेट हो जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि हाँ तत्व ज्ञान की बात है, वो महर्षि हिरण्य उसको कह रहे हैं। ये सारी बातें बताए हैं, कैसे बताए हैं उसका वर्णन हम कर रहे हैं, उसका व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने वर्णन तो कर दिया है, हमने कुछ इसमें नया नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। तो अब जो है बस्ती के दूसरा प्रकार जो महर्षि हिरण्य ने बताया है शुष्क बस्ती यानी कि स्थल बस्ती। अब इसका सूत्र हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, तो उसको ध्यान से सुने। पश्चिम तानतो वस्ती चालयित्वा शनै शनै अश्विनी मुद्रया पायु मा कुंच एत प्रसारयेत। 49वां श्लोक है। एवं भ्यास योगेन कोष्ठ दोषो न विद्यते विवर्ध एज जठराग्नि आमवातम विनश्यते। यानी कि महर्षि हिरण्य इसमें कह रहे हैं कि स्थल बस्ती में क्या होता है। सबसे पहले अश्विनी मुद्रा, ऊपर से लेंगे, नीचे वाले सूत्र को लेंगे, उसके बाद आपको ऊपर के लाइन में जाएंगे पहले, क्योंकि अर्थ को क्लियर करने के लिए पहले नीचे में आएंगे। अश्विनी मुद्रा यानी कि अश्विनी मुद्रा के द्वारा गुदा का, यानी कि यहाँ पे पायु मतलब जो गुदा वाला भाग है उसका अधोभाग उसको कहते हैं। नीचे वाला भाग जो गुदा वाला भाग है, मूत्रेंद्रिय वाला भाग है, उसका आकुंचन प्रसारण करना चाहिए। ये कह रहे हैं पहले लाइन में कि अश्विनी मुद्रा में जो हमारा उपस्थ वाला भाग होता है उसका आकुंचन प्रसारण करते हैं। अंदर बाहर इसको अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अश्विनी मुद्रा के द्वारा आकुंचन प्रसारण करना चाहिए।
उसके बाद ये कह रहे हैं कि पश्चिमोत्तानो वस्ती चाल इत्वा शनै शनै। अब कह रहे हैं कि पश्चिमोत्तानासन में बैठकर, ठीक है, पश्चिमोत्तानासन में बैठकर इस वस्ती को धीरे धीरे चलाए, मतलब चलाइत्वा शनै शनै, मतलब धीरे को चलाना चाहिए, ऊपर नीचे करना चाहिए। इस क्रिया को इसमें महर्षि गिरंड ऐसे बताए हैं, एज इट इज, जैसा उन्होंने सूत्र के अनुसार बताया है, लिखा सूत्र में वही आपको बताया हमने, वही इसका अर्थ है। वो कहते हैं कि अश्विनी मुद्रा में गुदा वाले भाग का आकुंचन प्रसारण करना चाहिए। फिर पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके नीचे वाले भाग, यानी कि वही गुदा बस्ती वाले भाग को धीरे धीरे चलाना चाहिए। इसी को शुष्क बस्ती कहते हैं, स्थल बस्ती कहते हैं। ये है उसकी विधि शुष्क बस्ती। सबसे पहले तो अब आपको अश्विनी मुद्रा आना चाहिए कि अश्विनी मुद्रा कैसे की जाती है। अश्विनी मुद्रा अगर आपको नहीं आती है, आगे के जो 25 मुद्राएं पढ़ेंगे तो उसमें अश्विनी मुद्रा का बहुत विधिवत वर्णन महर्षि गिरंड ने किया हुआ है। तो उसके लाभ को भी बताया है और उसकी क्रिया को भी बताया है। सामान्य रूप से अगर देखें तो किसी पशु को देखते होंगे, किसी गाय को देख लीजिए, किसी भैंस को देख लीजिए, किसी जानवर को देख लीजिए, तो वो जब शौच करता है तो अश्विनी मुद्रा करता है, अंदर बाहर अपने गुदा वाले भाग को आकुंचन प्रसारण करता है। तो महर्षि गिरंड ये कह रहे हैं कि आकुंचन प्रसारण करिए, खींचिए अंदर की तरफ गुदा वाले भाग को, फिर छोड़ दीजिए, खींचिए फिर छोड़ दीजिए। यही जो क्रिया जो है किस में करने के लिए बोल रहे हैं? पश्चिमोत्तानासन में। आपको पश्चिमोत्तानासन में बैठना है और बैठ करके इस क्रिया को करना है। पश्चिमोत्तानासन आप सभी लोगों को पता है कैसे लगाते हैं। दोनों पैर दंडासन में बैठ जाते हैं, फिर दोनों पैरों को फैला देते हैं, फिर अंगूठे को पकड़ते हैं या पंजे को पकड़ लीजिए, जो भी आपके अनुकूल लगे। तो जैसे सबसे बेस्ट होता है कि अंगूठे को पकड़ लीजिए, अंगूठे को पकड़ करके जो है उस आसन में जो है गुदा भाग का आकुंचन प्रसारण करिए। तो ये पश्चिमोत्तानासन जो है, जब हम ये थोड़ा सा पश्चिमोत्तानासन में जाते हैं तो जो हमारे नीचे वाला भाग है, पेड़ू वाला भाग है, उसका आकुंचन प्रसारण करने में सहायता मिल जाती है। उस स्थिति में पश्चिमोत्तानासन जैसे ही लगाते हैं तभी ये क्रिया सहायक होती है। अगर आप किसी दूसरे स्थिति में करते हैं, करके भी देख लीजिएगा, उतना सहायक नहीं होता है जितना कि पश्चिमोत्तानासन में होता है। इस क्रिया का बहुत लोग अश्विनी मुद्रा करते हैं, मगर जो है जो वस्ती जब क्रिया की जाएगी तो वस्ती क्रिया का मतलब कि जो बड़ी आंत है और गुदा वाला भाग है, वो मलाशय है, उसकी क्लीनिंग केवल पश्चिमोत्तानासन में ही हो पाती है। पश्चिमोत्तानासन में कि पीठ वाला जो भाग है, पेट वाला जो भाग है, वो पीछे की तरफ चला जाता है और खुल जाता है। उसके द्वार जो होते हैं वो पूरा खुल जाते हैं। ऐसे बैठ करके हम जैसे सुखासन में बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठ करके अगर हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उतना लाभकारी नहीं होगा जितना कि पश्चिमोत्तानासन में होता है। क्योंकि पश्चिमोत्तानासन की क्रिया और प्रतिक्रिया को आप समझ रहे हैं। उसे पश्चिमोत्तानासन लगाने से कौन कौन से अंग में प्रभाव पड़ता है ये भी आपको पता है। पश्चिमोत्तानासन में जैसे बैठते हैं तो हमारा जो पेट वाला भाग है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है, और रीढ़ के जो हड्डी हमारा जो मेरु दंड है उसके द्वारा भी उस पर दबाव पड़ता है। तो जो मल होता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं, वो भी जो है अगर आकुंचन प्रसारण के माध्यम से वो बाहर निकलती हैं। जो गंदी वायु होती है, जो पुरानी वायु, सड़ेली गंध जो होती है, मल के माध्यम से, आंतों के माध्यम से जो निकलती है, जो वायु गोले के माध्यम से निकलती है, वो जो है उसका जो है निष्कासन हो जाता है और आंतों की सफाई हो जाती है। तो पश्चिमोत्तानासन की ही बात कर रहे हैं। तो जब भी आप स्थल बस्ती करें तो पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके ही करें। पश्चिमोत्तानासन लगा करके ही पूरा ध्यान जो है गुदा वाले भाग के अधो वाले भाग पे केंद्रित करके ही इसका अभ्यास आकुंचन प्रसारण करना चाहिए। धीरे धीरे धीरे, बहुत जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करते हैं फिर आगे बढ़ जाइए, फिर थोड़ा सा प्रयास करिए, धीरे धीरे इसमें स्टेप वाइज स्टेप बढ़ने का प्रयास करिए। एक ही दिन में पूरा करने का प्रयास मत करिए। ये सतत अभ्यास से अपनी पूर्णता को ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसकी विधि बताया महर्षि गिरंड ने कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो अश्विनी मुद्रा, आपको अश्विनी मुद्रा का विशेष ध्यान देना है। अश्विनी मुद्रा कैसे की जाती है उसको ध्यान रखना है।
फिर जो है पश्चिमोत्तानासन, आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमोत्तानासन जो आसन है वो कैसे लगाया जाता है। नहीं आता है तो किसी योग गुरु के संरक्षण में रह करके उसको अच्छी तरह से सीखिए और उसको जानिए, उसको समझिए, अपने से लगाने का प्रयास नहीं करिए। कुछ लोग पश्चिमोत्तानासन लगाते हैं तो पहले ही सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हम सिर को लगाते हैं ये वाले भाग पे कोई असर ही, पेड़ू वाले भाग पे हमारे ये जो कमर वाला भाग है, पीठ वाला भाग है, पेट वाला भाग है, इस पर कोई असर ही नहीं करता है। करीब 50% लोग जो है पश्चिमोत्तानासन नहीं लगा पाते हैं, गलत तरीके से लगाते हैं। अगर सही तरीका अगर नहीं मालूम है तो आप जलवस्ती स्थलवस्ती नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो पश्चिमोत्तानासन सीखिए कि इसकी सही क्रिया विधि क्या है, कैसे पश्चिमोत्तानासन की जाती है। बहुत लोग जो करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन की, तो वो लोग भी बहुत गलत तरीके से करते हैं, और जो शास्त्रोक्त बताया गया है उसके अनुसार बहुत कम ही लोग करते हैं पश्चिमोत्तानासन। जब आसन प्रक्रिया आएगी, जब आसन वाला पार्ट आएगा, तो उसमें हम आसनों के बारे में आपको बताएंगे कि आसन किस तरह से करना चाहिए और किस आसन को करेंगे, कैसे अभ्यास करेंगे तो उसको आपको उसका लाभ मिलेगा। इतने दिनों से लोग आसन कर रहे हैं, बाकी सब शरीर वैसे के वैसे ही रह जाता है, कोई उसमें परिवर्तन देख मिलता है। फिर उसमें अगला जो है सूत्र ये महर्षि ने कहा है कि एवं अभ्यासेन योगेन, इस अभ्यास से, इसके अभ्यास को करने से, अब महर्षि ग्रहण कर रहे हैं कि इसके अभ्यास को करने से कोष्ठ दोषो न विद्यते, यानी कि कोष्ठ दोष। फिर कह रहे हैं ये जठराग्नि माम वातम, यानी कि आम वात, इसके अभ्यास को करने से जो है कोष्ठ दोष दूर होता है, आम वात एक रोग होता है वो नष्ट होता है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। 49वें श्लोक में ये महर्षि किरण कह रहे हैं कि अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो जिनको कोष्ठ दोष है, कोष्ठ मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कल बताया था आपको पेट से संबंधित। अब कोष्ठ को मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत लोग ये आगे भी आ चुका है, कोष्ठ दोष है क्या, तो इस पे बात कर लेते हैं। कोष्ठ तो तब समझेंगे आप। देखिए हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, ठीक है। ये वात पित्त कफ ये दोष जब बिगड़ते हैं तो तभी ये कोष्ठ जो दोष होता है वो उत्पन्न होता है। तो ये किस दोष से उत्पन्न होता है इसको भी आप समझ लीजिए। तो हमारे शरीर में वात पित्त कफ, यानी कि कफ जो दोष है, कफ दोष जब प्रकोपित होता है तो ये मध्य क्रूर हो जाता है। जब कफ दोष बिगड़ता है तो जो कोष्ठ दोष होता है, जो पेट से संबंधित जो रोग होता है वो मध्य क्रूर होता है। फिर जो है अगर पित्त दोष बिगड़ता है तो मृदु क्रूर, मतलब कि थोड़ा सा उससे, यानी कि मध्य से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, थोड़ा सा उससे नीचे होता है, कम होता है। यानी कि क्रूर मतलब कोष्ठ, मतलब ये एक रोग है, दोषों के बिगड़ने के कारण होता है। फिर जो है वात अगर क्रूर हो जाता है, अगर वात ज़्यादा क्रूर हो गया, बिगड़ गया, तो फिर कोष्ठ दोष उत्पन्न होता है। वात के बिगड़ने से ही कोष्ठ दोष उत्पन्न होता है। 3 तरह के दोष होते हैं, तीनों के अलग अलग दोष होते हैं। पित्त का एकदम निम्न होता है, कफ का मध्य होता है, और आत का एकदम तीव्र होता है, हाई लेवल में होता है। मीडियम लेवल जो है कफ का होता है, और एकदम नीचे का जो एकदम लेवल है वो पित्त का होता है। तो पित्त जो है, कोष्ठ जो है पित्त से नहीं बिगड़ता है। अगर कफ शरीर में ज़्यादा बन गई तो कोष्ठबद्धता बन जाती है। उसी तरह अगर वात बिगड़ गया तो भयंकर वाली कोष्ठबद्धता होती है। पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कब्जियत है, और आंतों से संबंधित कोलाइटिस है, और भी जो बीमारियां होती हैं, आंतों में ऐठन है, आम है, तो ये सभी तरह की बीमारियां पड़ जाती हैं। ये किसके कारण? वात के बिगड़ने से, वात के क्रूर होने से। तो ये कोष्ठबद्धता की बात कर रहे हैं। तो जो कोष्ठ दोष है वो इससे दूर होता है। फिर कह रहे हैं आमवात। आमवात एक ऐसा रोग है जो जिसको जोड़ों का रोग कहते हैं। जितने भी शरीर में जोड़ों का दर्द है, जैसे ये है हमारा कलाई है, तो ये भी एक जोड़ है, हाथ की अंगुलियां हैं, तो जो एक जॉइंट, 3 जॉइंट्स हैं, 2 जॉइंट्स हैं, एक ऊपरी वाला, इसके नीचे वाला, तीनों जॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे सभी ये अंगुलियों के जॉइंट्स, केहूनियों के जॉइंट्स, कंधे के जॉइंट्स, फिर
पैर के 5 अंगुलियों के ज्वाइंट्स, घुटने के ज्वाइंट्स, है ना। तो ये जितने भी शरीर के जोड़ हैं, उन सभी जोड़ों में रहने वाला जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, इसी को आमवात कहते हैं। इसी को आमवात कहते हैं। अब आप कभी भी कोई आपसे पूछता है कि आमवात क्या है, तो सिंपल भाषा में आप उसको समझा सकते हैं कि समस्त जोड़ों के दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को आमवात रोग से संबंधित जानना चाहिए। तो ये आमवात है। ये कह रहे हैं कि ये रोग जो है, इन रोगों का नाश होता है। जब इन रोगों का नाश हो जाता है तो फिर कह रहे हैं कि जठर अग्नि जो है बढ़ जाती है। देखिए, सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जो है जठर अग्नि के मंद होने के कारण ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जठर अग्नि पे विशेष ध्यान दीजिए। जब जठर अग्नि आपकी कमजोर नहीं होगी तो कभी कोष्ठबद्धता, कभी आमवात नहीं होगा, यानी कि जोड़ों का दर्द कभी नहीं होगा। आज जो है 25 साल से लेकर के 40 साल 80 साल तक के लोगों को आमवात की समस्या है, जोड़ों का दर्द है। आज जो है 30 साल का नौजवान और चाहे 30 साल की महिलाएं, उनको घुटने के दर्द समस्या आ गई है, सीढ़ियों से उतर नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बैठ करके शौच नहीं कर सकते हैं। ये आमवात के बिगड़ने के कारण ही है। ये घुटनों का दर्द बढ़ जा रहा है। कुछ लोग तो 34-35 साल की उम्र में ही उनके घुटने चेंज होने लग जा रहे हैं। तो ये जो समस्या है, उसी समस्या को दूर करने के लिए जो शारीरिक समस्या है, इस शारीरिक समस्या को अगर आप शुष्क वस्ती का अभ्यास करते हैं तो दूर हो जाती है। महर्षि गहरन कहते हैं कि अगर आप शारीरिक स्तर पे भी इस जो घटस्थ योग के जो तत्व हैं, योग के जो तत्व हैं, उनको आप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। शारीरिक स्तर से लेकर के आध्यात्मिक स्तर भी इससे प्राप्त होता है। जठराग्नि जब प्रदीप्त हो जाएगी तो शरीर स्वस्थ रहेगी, हमेशा स्वस्थ बनी रहेगी। वात पित्त जो कफ है, वो जो तीनों दोष है, वो नहीं बिगड़ेगा। इतना आप जान लीजिए स्थल बस्ती के करने से। तो आज का जो हमारा विषय है वो स्थल बस्ती यहीं पे पूरा होता है। स्थल बस्ती का अभ्यास जो है आप नेचुरल तरीके से ही करें। एनिमा का बहुत प्रयोग करने से नुकसान होता है। आजकल लोग जो है वजन को कम करने के लिए, शरीर को स्लिम ड्रीम बनाने के लिए जो है मतलब डेली एनिमा लेते हैं। डेली एनिमा की सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें कोई बाहर से पदार्थ को डाल करके आंतों की सफाई कर रहे हैं। वो उनके स्वैच्छिक रूप से, उनके नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए हानि करता है। बहुत से जो लोग हैं जो बस्ती का बहुत ही अभ्यास कर लेते हैं, उनमें विकृतियां भी देखने को मिल जाती हैं। कुछ भी खाते हैं, मल रुकता ही नहीं, तुरंत बाहर आ जाता है। कुछ लोग ने तो जो मल का जो वाल्व है, वो भी आजकल वाल्व भी चेंज हो रहा है कि मल तुरंत बाहर ना निकल जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने तो, विदेशों में तो ऐसी स्थिति आ गई है, मैंने सुना है कि लोग जो है एनिमा देते एनिमा का ज़्यादा उपयोग करते करते लोगों का जो है जो आंतों का जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो गई है, और मल रुकता ही नहीं है, मल अवशोषण ही नहीं कर पाता है रस का, और मल बाहर आ जाता है जो हम खाते हैं वो मल के रूप में। तो इतना किसी चीज़ का अति नहीं करना है। शरीर स्वस्थ हो गई है तो वहीं पे उसको रोक दीजिए। आप जो महर्षि चरक ने बताया है स्वास्थ्य के जो परिभाषा को, उसको याद रखिए कि स्वस्थ किस व्यक्ति को कहा जाता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर इसका अति मत करिए ना। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि अति की गति हो जाती है। सभी ने मना किया है कि अति मत करो। तो ये आज यहीं पे समाप्त होता है।